अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर जो 1 है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 है और इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम इसके तारुफ़ कराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले इसको जानेंगे कि इक्वेशन किसे कहा जाता है और फिर वेरिएबल क्या चीज़ होती है, कांस्टेंट क्या है, बेसिक रूल क्या है, ये सारी की सारी आज हम इसमें ये टॉपिक में पढ़ेंगे। चले सबसे पहले व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसाल के तौर पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर एक ऐसी इक्वेशन जो x लाजमी हो और x² के साथ b यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस तरह की शेप में कोई इक्वेशन अगर आ जाए तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। असल में यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए हमने कहा है क्योंकि यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम 2 है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है जिसकी मैक्सिमम पावर क्यूब है। इसी तरीके से ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। इस तरह की हम इक्वेशन, ये 2 तरह की मैंने एग्जांपल दी है, इसके अलावा भी आगे इक्वेशन पावर चलती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर x², यहाँ पर x³ है, मैक्सिमम इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है 3, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 4। ठीक है, यानी मैक्सिमम से मुराद है बड़ी से बड़ी जो पावर है x की पावर, ये जो पावर है हम इसे देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या है। ना इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ना इसे कहते हैं, और इस तरह से आगे चलते जाएं तो उसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। यहाँ पे याद रखें ax प्लस b इक्वल टू 0, अगर ये भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए यानी कि x की पावर 1 आ जाए तब भी इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि अगर x की पावर मैक्सिमम 2 आ जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने ये जहन में रखना है कि अगर x की पावर 2 है, आगे जैसे भी है यानी कि 1 है या 0 है, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ सिचुएशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला पॉइंट ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, इसी मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से इस इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री कहते हैं। सेकंड डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने कुछ इक्वेशंस जो लिखी हैं, ये 3rd डिग्री है, ये 4th डिग्री है। इसके 3rd डिग्री होने की वजह क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है। इसकी 4th डिग्री होने की वजह क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 है। तो यहाँ पर सेकंड डिग्री क्यों है, चूँकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो 3rd पॉइंट है, तीसरे पॉइंट, इस इक्वेशन को हम आम तौर पर स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन कहते हैं। जनरल इक्वेशन, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी
कौन सी, अगर x की पावर 2 हो, फिर x की पावर 1 हो, फिर x की पावर 0 हो जाए, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, या दूसरे अल्फाजों में ये एक इक्वेशन जनरल फॉर्म है। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर दो तरह की कंडीशन है। देयर आर टू कंडीशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन की दो तरह की कंडीशन है, जैसा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन 1। अब कंडीशन 1 क्या है कि अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ पर पुट किया जाए, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू बन जाएगी दैन ax² प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, b 0 है, पुट किया, सारी वैल्यू 0 आ गई, वैल्यू हमारे पास ये बच गई। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखना है कि इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे। इस इक्वेशन चूँकि यहाँ पर भी पावर मैक्सिमम 2 है, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं है। अब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब इसमें और इस वैल्यू में फ़र्क क्या है, ये एक जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि ये वाली इक्वेशन जो है इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कंडीशन नंबर 2 क्या है, ये तो 1 हो गई। अब ये कंडीशन नंबर 2 है कि अगर यहाँ पे हमने b 0 रखा था, अगर a 0 आ जाए, अगर इफ़ a इक्वल टू 0, दैन इक्वेशन बन जाती है bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन जिसकी पावर मैक्सिमम 1 है यहाँ पर, यानी कि इस x की पावर यहाँ पर मैक्सिमम 1 है, जो आम तौर पे रूटीन के मुताबिक हम इसे नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 होने की वजह से अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर x की पावर देखें, यहाँ मैं a b c d, ये जितने भी मैंने a b c d e तक ये जितने कोफिशिएंट लिखे हैं, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और जो x है ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखना है कि x की पावर मैक्सिमम 1 है, a 0 होने की वजह से, इस वजह से हम इस इक्वेशन का नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 2, फिर सेकंड डिग्री 2 होने की वजह से सेकंड डिग्री, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कहते हैं। और इसके बाद अगर इसकी पावर b 0 आ जाए तो प्योर क्वाड्रेटिक, अगर a 0 आ जाए तो लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब इसके बाद आपके सामने एक पॉइंट मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर में क्या फ़र्क है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर। वेरिएबल आम तौर पर मैथ में x और y को इस्तेमाल किया जाता है, और कांस्टेंट नंबर बहुत सारे हैं। कांस्टेंट नंबर से मुराद ये है कि 0 से लेकर 100 ऑन जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी कि एक रियल नंबर, रैशनल नंबर, और इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट नंबर का नाम देते हैं। अब इसके अलावा जो x और y है, ये दोनों भी वैल्यू हैं दरअसल। ठीक है, लेकिन यहाँ वेरिएबल हम इसलिए कहते हैं, वेरिएबल कहने का मकसद ये है कि अगर मैं x की वैल्यू, मिसाल के तौर पे ये x है और ये y है, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ
2 से मैं कर देता हूँ 3, तो ये y की वैल्यू बिलफर्ज यहाँ 1 थी, तो यहाँ ऑटोमेटिक बिलफर्ज 2 हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं x चेंज करता हूँ, x की वैल्यू को तब्दील करता हूँ, तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू भी चेंज हो जाए। तो ऐसे ये जो दो नंबर हैं, इन दो नंबर्स को जो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए उसे हम आमतौर पे वेरिएबल कहते हैं। अब इसकी मिसाल इस ग्राफ के ज़रिए से समझते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि ये x है, यह -x है, ये y है और यह -y है। ठीक है, बिलफर्ज x के पॉइंट यहाँ से शो होते हैं, -x यहाँ पर शो होगा, +y यहाँ पर शो होगा और -y इधर शो होता है। अब मैं मिसाल के तौर पर जब x = 2 था, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू अगर जब 2 थी, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, y ये 1 2 3, ठीक हो गया। जब x 2 था तो y की वैल्यू यहाँ पर आपस में मैच करती है, ठीक हो गया। यानी कि इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। जब मैंने x की वैल्यू चेंज की, ठीक है, चेंज जब मैंने इसे किया तो ऑटोमेटिक चेंज y हो जाता है 1 से 2। जब मैं ये 3 है, जब मैं यहाँ से 2 से 3 की तरफ जाऊंगा तो y की वैल्यू जो 1 है वो 1 से उठकर 2 की तरफ आ जाएगी। तो ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एक ग्राफ बन गया है, ठीक है, ये ग्राफ है। अब यहाँ पर आपको समझाना मकसद ये है कि वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पर कांस्टेंट एक नंबर है, अगर 2 है तो वो 2 ही रहता है, ठीक है, अगर 3 है 3 है, 4 है 5 है, तो वो जैसे नंबर है वैसे ही नंबर रहते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल की बात की जाए तो यहाँ पर वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल को चेंज किया जाए तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो हम एक वेरिएबल की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये एक वेरिएबल यानी कि सिर्फ x होगा तो फिर x ही होगा, और अगर y की वैल्यू है तो फिर y ही होगा। अब इसके बाद ये तो मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट के हवाले से आपको क्लियर किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके रूट्स की, ठीक है। इनके रूट्स के हवाले से जो इसकी वैल्यू अगर x² है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल इक्वेशन है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरह से आ जाए तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर इधर क्लियर करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स फाइंड होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स यानी कि 2 आंसर हमें फाइंड होंगे। 2 रूट्स का मतलब 2 आंसर मिलेंगे हमें। और अगर यहाँ पर क्यूब रूट की बात की जाए, ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 वैल्यू हमें यानी 3 रूट्स यहाँ पे फाइंड होंगे। तो रूट से मुराद क्या है कि इनके कितने आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 2 रूट्स रखता है, यानी कि इसमें 2 वैल्यू हमें फाइंड हो सकती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ। टॉपिक क्या है, अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पहचाना, उसके रूट्स के बारे में हमने पढ़ा, और फिर उसकी जो आगे मज़ीद जो कंडीशंस हैं उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब यहाँ पे याद रखें कि सॉल्यूशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के जो तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो उन फार्मूलों के ज़रिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखें, सबसे पहले नंबर 1 हम रखते हैं फैक्टराइजेशन। इसका सबसे पहला जो मेथड है, ये 2 मेथड नहीं है, यहाँ पर ये 3 मेथड हैं, ठीक है। तो 3 मेथड के ज़रिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, और सेकंड मेथड है, पॉइंट नंबर 2, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर
और इसके बाद थर्ड और लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसके बाद फैक्टराइजेशन। अभी जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अभी तो फ़िलहाल ये मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीके कितने हैं। तो वो ये 3 तरीके हैं। फैक्टराइजेशन के भी कुछ रूल्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी कुछ रूल्स हैं, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूले के भी कुछ रूल्स हैं। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है कौन सा है? दरअसल x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, ये इस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये एक्चुअली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया है, इस इक्वेशन से हमने इस फार्मूले को बनाया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये a है, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह x की पावर जहाँ 1 है वो वैल्यू b कहलाती है, उस वैल्यू को आपने उठाना है और b की जगह जहाँ जहाँ इस फार्मूले में b की वैल्यू है वहाँ वहाँ आपने पुट करना है। इसी तरीके से ये जो c कांस्टेंट है, जहाँ जहाँ c की वैल्यू है जैसा कि यहाँ है, तो इस c को उठा के c की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट इसके कुछ हम हल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 हम आज अभी स्टार्ट करने लगे हैं। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो पॉइंट आउट करना है, सेकंड पार्ट क्या है कि पॉइंट आउट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें मैक्सिमम पावर x की 2 होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल x का ना हो। ठीक है, तो चलें हम इस क्वेश्चन की तरफ, इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पर याद रखें, जब 2 ब्रैकेट को साथ साथ इस क्वेश्चन को हल करने के साथ साथ हम बेसिक रूल के ऊपर भी थोड़े बहुत पॉइंट आउट करते रहेंगे ताकि हमें बेसिक रूल के बारे में पता चले कि ये ऐसे बेसिक रूल हैं, इनके बगैर हम किसी भी मैथ के सवाल को हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने बेसिक रूल को लाजमी पॉइंट आउट करना है। जहाँ मैं कहूँ कि ये बेसिक रूल है तो आप लाजमी उसे नोट करें। सबसे पहले क्या है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से आता है, इस सवाल को हल करना आता है कि इस पहली वैल्यू को पहले हम पहली वैल्यू के साथ ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद पहली वैल्यू को फिर सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरे नंबर की बारी बाद में हम ले लेते हैं तरतीब से। पहले 7 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद फिर आपने 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई करने के दौरान हमने ख़ास तौर पर साइन और इनके नंबर्स को जहन में रखना है, यानी कि साइन हमेशा हमारे जहन में होना चाहिए कि चलें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस से, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इसके हमेशा इक्वल टू माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। इसी तरह माइनस अगर प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस अगर माइनस से ही मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस अगर प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस आएगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक रूल में से है कि जब 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करती हैं
तो उनको मल्टीप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, उनके साइन को मल्टीप्लाई करना है। अब ये तरीका क्या है इनको सॉल्यूशन इस x को हम लेते हैं, सबसे पहले हम इस पहले वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि हम पहले तो हम साइन को सॉल्व करते हैं, और स्टेप नंबर 2 क्या है कि फिर हम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। इस x को इस x के साथ सेकंड स्टेप में वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा, तो इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर मैं इस तरीके से लिखूँगा। ये दरअसल बेसिक रूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि वैसे तो आम तौर पे इस तरीके से हम इसको हल नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता कि एक्स स्क्वायर आ किस तरह से गया है। तो यहाँ आपने क्या करना है, इस एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये एक्स ये आ गया, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये एक्स ये आ गया। अब ये इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस यहाँ माइनस, ये x इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x लिख दिया जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये वैल्यू तो इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, 2 आ गई। अब 7 की बारी है। यहाँ पर पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 आ जाएगा, फिर 7 को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7x आ जाएगा। अब इसके बाद हम लेते हैं सेकंड वैल्यू के साथ 7 को मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 7 3 आ जाएगा, इक्वल टू -7 आएगा, ठीक हो गया। जो भी वैल्यू प्लस में हो, ठीक है, जो भी वैल्यू प्लस में हो उस वैल्यू को अगर हम शुरू में लिखे हैं, अब ये देखें ये सारी वैल्यू है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में प्लस के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि अगर मैं इसकी वैल्यू प्लस में लिखी है, तो अगर ये वैल्यू मैंने शुरू में लिखी है तो प्लस होने की वजह से यहाँ पर हम इस प्लस को नहीं लिखते, ठीक है। अगर यही वैल्यू अगर मैं बीच में लिखता या एंड में लिखता तो फिर इस वैल्यू के साथ मैंने प्लस लिखना था। अब इसके बाद ये x है और ये x है, ये 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इज इक्वल टू लगेगा, बल्कि नहीं ये एक इज इक्वल टू लगा है, ये x है, इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसका रूल बेसिक रूल में से है कि जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करें और बेस सेम हो तो पावर उनकी ऐड हो जाती है, यानी कि ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ से -3 आ जाएगा। यहाँ से इनको हल कर लेते हैं, -3x + 7x है, तो ये इनको दोनों को ऐड किया जाए तो +4x आएगा। अब ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 7 3 = 21 इक्वल टू -7। अब इसके बाद x² + 4x -21, ये 7 इधर माइनस में है और इस तरफ आ जाए तो ये भी बेसिक रूल में से है कि आप इस -7 को इधर ले आएँ तो ये प्लस में 7 हो जाएगा। और चूँकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इस वजह से यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। जब कोई वैल्यू ना हो एक तरफ तो उस जगह पर हम 0 लिखते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, x² + 4x। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में हल किया जाए, माइनस किया जाए तो हमारे पास -14 आता है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए x की पावर मैक्सिमम 2 फिर 1 फिर यहाँ 0, जब इस तरीके से तरतीब हो तो फिर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक की इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमने वही रूल्स को फॉलो करना है जो हमने पार्ट नंबर 1 में हमने फॉलो किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को हमने बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हम इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हल करने से पहले बेसिक रूल के ज़रिए से यहाँ पर एलसीएम लेंगे। सबसे पहले बेसिक रूल ये है कि हम अंडरलाइन कर देंगे, ये चूँकि अंडरलाइन है। अब ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 7 21 आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर x² + 4x ब्रैकेट और यहाँ मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये माइनस चूँकि यहाँ आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, फिर यहाँ मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ =1। अब ये चूँकि ये याद रखना है आपने बेसिक रूल में से, ये पॉइंट हमने जहन में रखना है। दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जो इन दोनों का आंसर है वो आपने नीचे ही लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ लिखनी है और उसके बराबर में ब्रैकेट लगा देना है। फिर ये माइनस लिख के ऊपर वाली ब्रैकेट लिखनी है और फिर ब्रैकेट लगा देना है। ये पॉइंट नंबर 2 आपने नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है कि ये वाली वैल्यू के नीचे जो 3 है, यानी कि जो पहली वैल्यू है इसके नीचे जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है कि ये 21 आए, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम पहली वाली वैल्यू के अगर हम बात करें, ये पहली वैल्यू है। अगर मैं इसको यहाँ पे रफ़ कॉलम में काम करता हूँ, रफ़ अगर काम किया जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ 3 है मल्टीप्लाई डैश =21, ये 21 है। 3 का टेबल ये नीचे जो है इतना मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर उस वैल्यू से जो वैल्यू इससे 3 से मल्टीप्लाई हो और मुझे 21 आंसर दे दे, तो यहाँ वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। तो 3 7 21 आ जाता है, अच्छी तरीके से हम जानते हैं। अब ये जो आंसर आया है असल में तीसरा पॉइंट इसके ऊपर बेस करता है कि हमने इस तीसरे पॉइंट को लिखना कहाँ है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, या इस ब्रैकेट में लिख देंगे या इस ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ ये जहन में रखना है कि इस 3 को इतना टाइम मल्टीप्लाई किया, वो जो वैल्यू हमने फाइंड हुई है उस वैल्यू को हमने उसी के नीचे, यानी कि ये जो 3 के ऊपर वाली वैल्यू है, जहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू है उसके ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यानी कि उसके बराबर में जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अंदर लिखना है। तो ये वाली वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका आंसर 7 है। 7 को लिखूँगा इसी के ऊपर वाली वैल्यू के बराबर में, यानी कि इसका ताल्लुक़ आपस में है, इसके साथ नहीं है, ये जहन में रखना है आपने। तो ये 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, और 7 मैंने काम पुट किया इस वैल्यू के साथ, यानी कि ये वैल्यू चूँकि ये वैल्यू इधर है तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आए थे इस तरफ, अब 7 आ गया। 7 को इतने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि 21 आ जाए, तो ऑब्वियसली वो 3 है नंबर। अब हमने ये डिसाइड करना है कि 7 को जो हमने मल्टीप्लाई 3 से किया है इसको कहाँ पुट करना है। तो तीसरा पॉइंट अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ना पुट करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर आपने यही ज़हन में रखना है कि 7 के ऊपर वाली वैल्यू जो है, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू, इसके बराबर में जो ब्रैकेट यहाँ मैंने बनाया है इस ब्रैकेट के अंदर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एलसीएम के बेसिक रूल में से एक स्टेप मैंने आपको करवा दिया। अब आपने क्या करना है कि इसको इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 21 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जहन में रखना है बदमाश फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बदमाश फार्मूले के ज़रिए से देखेंगे कि क्या ब्रैकेट है, ब्रैकेट ऊपर वाली वैल्यू में है, नीचे नहीं है।
उसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइड है तो नीचे डिवाइड कर रहा है, यानी कि आप ऐसा करें कि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट क्या है, ये 7 को हम इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 को x से मल्टीप्लाई किया जाए 7x² प्लस 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 आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस प्लस माइनस और ये 3x आ जाएगा, डिवाइड में 21 आएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हुए ये सारी की सारी वैल्यू को हमने हल किया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, इस वजह से हम नेक्स्ट स्टेप डिवाइड की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ 21 डिवाइड कर रही है, 21 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x² प्लस 28, यहाँ पर 28 माइनस 3x इक्वल टू 21, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आंसर आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये इक्वेशन अभी फ़िलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 21 को इस तरफ ले आते हैं, 7x² प्लस 28 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, माइनस 21 प्लस 28 इन दोनों को हल किया जाए तो आंसर आ जाता है 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। ठीक हो गया। ये कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे हम रूल को फॉलो करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 स्टेप ये आपको बताए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, अंडरलाइन की। स्टेप नंबर 1, नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है उनको तमाम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है। अब आम तौर पे स्टूडेंट ने यह भी रट्टा लगाया होगा कि यहाँ की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसी भी कंडीशन आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि x लिखा ब्रैकेट। स्टेप नंबर 2 क्या है कि x लिखने के बाद इसी x के साथ ब्रैकेट लिखना है, ये प्लस लिख दिया, ये x प्लस 1 आपने लिखा और इसके साथ ही आपने ब्रैकेट लिख देना है, इक्वल टू 6 लिखना है आपने। ठीक है, यानी कि स्टेप नंबर 1 आपने नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 आपने ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है और साथ में ब्रैकेट लगाना है, प्लस लिखना है, फिर दोबारा ऊपर वाली वैल्यू लिखने के साथ ब्रैकेट लिखना है। ठीक हो गया। और स्टेप नंबर 3 क्या है, आपने नीचे वाली दोबारा वैल्यू पर आ जाना है। इस नीचे वाली वैल्यू को आपने लेना है, इतना इसको मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर चलें, यहाँ पर हम करते हैं कि x प्लस 1 ये पूरी एक वैल्यू है, यहाँ हम डैश लिखे, मल्टीप्लाई का साइन है और x प्लस 1 ये वाली वैल्यू मैंने ये लिखी है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ लिखा, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर चूँकि ये इसका आंसर जो भी आएगा वो हमने यहाँ पे पुट करना है, तो इस ब्रैकेट की जगह पे यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखकर डैश लिख दिया, इक्वल टू ये आंसर आना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को इतना टाइम उस वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करना है कि ये आंसर आ जाए। ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ है। अब यहाँ पर कमी किस चीज़ की है, इस x की, तो यहाँ पर मैं x से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि ये x से इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो यही वैल्यू यहाँ पर आती है। तो यहाँ आपने क्या करना है, x को
इस एक्स प्लस वन को इस एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, ये वैल्यू आएगी। अब ये एक्स पुट कहाँ करना है, यहाँ करना है या यहाँ करेंगे? अगर आप यहाँ करेंगे तो 100% आप गलत पॉइंट पर चल रहे हैं, गलत ट्रैक पर हैं। अगर आप इस पॉइंट को ये जहन में रखते हुए यहाँ पुट करते हैं कि जनाब ये वैल्यू चूँकि इसके साथ रिलेटेड है, ये इसका पड़ोसी है, ये नंबर इधर आ गया, इस वजह से आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आप उठाकर इधर ही लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका आंसर इसी के साथ आना चाहिए। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। एक्स को हमने उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि x इंटू एक्स प्लस वन आ जाए। ये जो x है वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या यहाँ पर वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि मुझे x प्लस वन आना चाहिए। ये x तो ये x आ गया, तो यहाँ x प्लस वन है तो यहाँ x प्लस वन ही आएगा, तो ही आंसर आ सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पर एक मिसाल, छोटा सा पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये अभी तक ये पॉइंट्स जहन में नहीं आया। मिसाल के तौर पे आपने इस तरह के क्वेश्चंस को कभी ना कभी आपने हल किया होगा कि 5 = 5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि 5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आ जाए। तो आपने अपने जहन में ये सोचना है कि कौन से ऐसी वैल्यू आ जाए जो 10 आ जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि 5 2 10। इसी तरह आपने यहाँ ये सोचना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मल्टीप्लाई करे और अगली वैल्यू हमें मिल जाए। तो ये आपको मैंने 3 पॉइंट की बेस पर इन डिटेल ये एलसीएम समझाया है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे। अब चलें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक्स को एक्स से एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाली वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही हमारे पास तरीक़ेकार है। इसी फॉर्मूले के ज़रिए से हमने इस वैल्यू को हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वैल्यू है, सबसे पहले हम तमाम ब्रैकेट वैल्यू को हल करते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट हल करने लगा हूँ। यहाँ प्लस ये एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन देखा जाए तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड में ये एक्स को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रैकेट है देखना। ऊपर भी हम पहले ब्रैकेट को देखेंगे, नीचे भी हम सारी की सारी पहले ब्रैकेट को देखेंगे। तो इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर एक्स वन सा एक्स आ जाएगा इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाली ब्रैकेट को हम हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी तक टारगेट क्या है कि ब्रैकेट को हम हल करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट चूँकि ऊपर नीचे हर तरफ से यहाँ ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा डिवाइड का है, तो यहाँ हम पहले डिवाइड को हल करेंगे। ये जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में ही अगला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई एडिशन। मल्टीप्लाई तो कोई वैल्यू नहीं हो रही, लेकिन ऐड हो रही हैं। दोनों वैल्यू को आपस में ऐड किया जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से डिवाइड वाली वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई, जैसे ही ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों आपस में ऐड कर सकते हैं। आप साथ में जिस तरह से किया है तमाम वैल्यूज़ को अगर आपस में ऐड होते हैं तो हम उसको ऐड करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6 को सबसे मल्टीप्लाई किया जाए 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ पे आपके पास 2 तरह के ऑप्शन हैं। एक ये एक्स स्क्वायर है जो कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, और एक ये एक्स स्क्वायर है जो कि मैक्सिमम पावर 2 है। अब आपके ऑप्शन है कि आप ये वाली वैल्यू सारी की सारी इधर लेके आ जाएं या ये वाली वैल्यू सारी की सारी इधर लेके आ जाएं। बाज़ स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि चूँकि यहाँ पे 2 वैल्यू हैं, इस वजह से इनको इधर लेके आ जाते हैं बजाय 3 वैल्यू को उधर लिखने के।
तो हमेशा आपने इस पॉइंट को जहन में नहीं रखना कि दो वैल्यूज़ कम हैं और ज़्यादा वैल्यू हैं तो कम को ज़्यादा की तरफ ले आएँ। आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि अगर x की पावर मैक्सिमम 2 है और मैक्सिमम 2 के साथ जो कोफिशिएंट है, यहाँ देखा जाए x की पावर 2, इसके साथ जो ये नंबर है ये कोफिशिएंट है, इसके साथ जो नंबर है ये कोफिशिएंट है। आपने ये जहन में रखना है कि इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो मैक्सिमम पावर वाली जो वैल्यू है, चूँकि यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट कौन सा है, 6x² है। तो इसको आपने ये जहन में रखना है कि क्या ये प्लस में है या माइनस में है। अगर ये प्लस में है तो उसको उसी जगह पे रखा जाएगा और दूसरी वैल्यू को उठा के इधर लेके आया जाएगा, और अगर ये वाला पॉइंट माइनस में है तो आपने ये सारी वैल्यू को उठा के, तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट को जहन में रखना है कि जो मैक्सिमम कोफिशिएंट वाला जो डिग्री है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम कोफिशिएंट 6x² है, तो यहाँ पर प्लस में होना ज़रूरी है। बस ये आपने जहन में रखना है, अगर प्लस में नहीं है तो उसको हमने प्लस में करना है, और अगर अपनी जगह प्लस में है तो दूसरी वैल्यू को इधर लेकर आएंगे। अब ये सारी वैल्यू को मैं उठा के इधर लेके आने लगा हूँ, 6x² प्लस 6x, यहाँ से ये 2x² इधर आके -2x², इधर से -2x, ये प्लस है तो इधर -1, और इस पूरी वैल्यू की जगह चूँकि ये सारी वैल्यू इधर आ गई है, यानी कि मैंने इस तरह लिख लिया, इस जगह पर चूँकि कोई भी वैल्यू नहीं है इस वजह से यहाँ पर मैं 0 लिखूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। 6 - 2x² है तो यहाँ वैल्यू बन जाती है 4x²। अब इस 6x - 2x है तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी +4x, और इसी तरीके से -1 ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इस इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट को भी हम जल्दी से हल करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके नीचे 1 है। कोई भी वैल्यू अगर किसी वैल्यू के नीचे ना हो तो इसका मतलब उसके नीचे 1 होता है। सबसे पहला पॉइंट एलसीएम लेने का, नीचे वाली तमाम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, x × x - 2 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू आपने लिखनी है और उसके साथ आपने ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, x - 2 ब्रैकेट +4 और यहाँ पर भी ब्रैकेट। ठीक है, और = 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉइंट नंबर 2 जो इसका स्टेप नंबर एलसीएम का स्टेप नंबर 2 है कि आपने ऊपर वाली वैल्यू को लिखना है, उसके साथ ब्रैकेट लिखना है। और अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि नीचे वाली वैल्यू आपने लिखनी है। ये रफ़ कॉलम में आपका काम होना चाहिए। यहाँ पर रफ़ कॉलम में आपने काम करना है। ये वाली वैल्यू आपने यहाँ लिखी, दरमियान में यहाँ पे आपने गैप लिखना है इस ब्रैकेट के लिए, और इसके बाद ये वैल्यू लिखी। यहाँ ये देखना है कि इस वैल्यू के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई की जाए तो मेरे पास ये नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर x - 2 है, यहाँ पे भी x - 2 है, तो इसका मतलब मुझे इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर x से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो ये x × x - 2 बन सकता है। तो यहाँ पे मैं x लिख लूँगा। अब आ जाए x की तरफ। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इससे मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ x है, यहाँ x है, इसका मतलब मुझे x नहीं चाहिए, बस ये वाली वैल्यू चाहिए। तो x - 2 आ जाएगा। तो इस x - 2 को यहाँ पे आपने लिखना है x - 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय डैश = x - 2 लिखना है आपने। तो यहाँ 1 से कौन सी ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करूँ कि x × x - 2 आ जाए, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने पूरी यही वैल्यू लिखनी है। वजह क्या है कि ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आता है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो 1 ही आता है। तो यहाँ पर ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, 1, ये 2 और इसकी वैल्यू क्या है, ये सारी x × x - 2।
तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स। आप ये x पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे इस वैल्यूज़ पर कोई भी इफ़ेक्ट असर नहीं पड़ता। तो चले हम यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आगे मज़ीद लेके चलते हैं। वही हमारे पास फार्मूला बदमाश फार्मूला है। सबसे पहले b ब्रैकेट ऊपर और नीचे जितनी भी ब्रैकेट हैं हम उनको हल करेंगे। तो ये x है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले आपको मैंने दो तरह के रूल बताए हैं। सबसे पहला साइन है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, वैल्यू। पहले साइन प्लस 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 लिखेंगे, x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी पावर 1 2 आ जाएगा। फिर ये प्लस 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 4x आ जाएगा। अब इधर आ जाए, ये माइनस है इसलिए मैं डायरेक्ट ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। पहले तो मैं ब्रैकेट को ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो आपकी मर्ज़ी है कि एक एक नंबर को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। आपकी मर्ज़ी है कि ये सारी वैल्यूज़ एक जैसी है, पावर 1 है, इनको ऐड कर दें और x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना लें। तो ये भी हमारे पास इस तरीके से हो सकता है। अब आपने थर्ड वैल्यू जो है 4x है, 4x को आपने इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 4x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और x सेम आएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये नीचे वाली वैल्यू की तरफ आ जाते हैं। नीचे वाली इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो तो x स्क्वायर माइनस 2x आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर एक ब्रैकेट है उसको हम हल करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ से माइनस है तो माइनस अभी बाहर ही रहेगा और ब्रैकेट के साथ आपने इस स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab है, 2 2 4x और प्लस 2 2 4 ब्रैकेट क्लोज 4x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। ये माइनस 8x है इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई। अब ये चूँकि यहाँ पे डिवाइड हो रही वैल्यू, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4 और फिर नेक्स्ट वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू इस ज़ीरो को इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 वैल्यू आती है। अब यहाँ से हम सवाल को हल करें, ये प्लस में x स्क्वायर है, ये माइनस में x स्क्वायर है, आपस में कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं x स्क्वायर की वैल्यू और कौन कौन सी है जो बच रही है, 4x स्क्वायर सिंपल सिर्फ यही बच रहा है। अब इसके बाद ये प्लस में 4x, ये प्लस में 4x, दोनों को प्लस किया जाए 8x बनता है और ये माइनस में 8x है, तो ये तीनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए इस इक्वेशन को तो यहाँ हमने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ अगर देखें तो 4x स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है, आगे कोई भी x वैल्यू नहीं है, यानी कि x की जो आगे वैल्यू हैं वो 0 है पावर। अब यहाँ पे हम गौर करें, यहाँ पे अगर नोट किया जाए तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो यहाँ तक हमने जो अटैम्प्ट किया है, हमने देखा कि पहले हल किया, हल करने के बाद हमने देखा कि कौन कौन सी वैल्यू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। तो ये हमें यहाँ से बेहतरीन
मेथड के ज़रिए से हमें अच्छी तरीके से पहचान हो चुकी है और हम पहचान सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आपस में क्वाड्रेटिक है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर याद रखें कि लास्ट ये वीडियो स्टॉप करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपने इस एक्सरसाइज ये जो 10 क्लास है, ये जो भी मैथ का सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ेगा उसके लिए तभी ये फ़ायदेमंद होगा जब तक वो प्रैक्टिस करता रहे। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ वीडियोस वगैरह देख लें और कहें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये आप याद रखें कि आप कभी भी अपने मैथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि आप मैथ की प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा टाइम आप जो है ना स्पेंड करें। तो आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।